हेलो एवरीवन, मैं विजय उपाध्याय आपके सामने 2023 का सब्जेक्ट फिजिक्स अनसॉल्व पेपर आपके सामने लाया हूँ। हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड का है। इसके बाद हम आपको इंग्लिश मीडियम का भी अनसॉल्व हम कराएंगे। इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो फिजिक्स पेपर है सेट नंबर 1 है, बीएस कोड का है। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा पहला दिया है कि चांदी का परावैद्युतांक होता है। तो चांदी का बेटा परावैद्युतांक कितना होता है? तो चांदी एक बेटा आपकी क्या है, धातु है। और धातु है तो धातु का परावैद्युतांक क्या होता है? धातुओं का परावैद्युतांक आपने पढ़ा है। धातुओं का परावैद्युतांक, धातुओं का परावैद्युतांक आपका बेटा क्या होता है? इनफाइनाइट। ओके, यहाँ पे परावैद्युतांक इनफाइनाइट कैसे होता है? तो आप यहाँ से कई सारी चीजों से कंपेयर भी कर सकते हैं कि धातुओं के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बेटा 0 होती है। और जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है तो वहां से अगर हम कंपेयर करते हैं, ई की वैल्यू अगर किसी भी फॉर्म में रखते हैं, इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट भी रख देते हैं, इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रखते हैं। यहाँ पे ई की वैल्यू 0 कर लेंगे, 0 को अपॉन में लाएं तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ से हमारी 0 हो जाएगी, इनफाइनाइट हो सकती है, 0 आ जाएंगी। अब यहाँ पे इन वैल्यू को हम कंपेयर करा सकते हैं, या आप सबसे अच्छा एग्जांपल है कि एफ इक्वल टू आपको पता है कि ई इंटू क्यू नॉट होता है। ई की वैल्यू बेटा 0 है। अगर ये आपकी धातु है तो धातु के सरफेस पे चार्ज होता है, लेकिन अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है? 0 होती है। वैल्यू पुट कर लोगे तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और जब वैल्यू 0 आ गया तो यहाँ पे अब कूलाम का नियम क्या कहता है? 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे होता है Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है? आर स्क्वायर होता है। आप क्या करते हो कि अगर इसकी एप्सिलॉन नॉट की वहां से वैल्यू या के की वैल्यू आप फाइंड करते हैं तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो 1 अपॉन एफ की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, एफ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या है बेटा? आपकी 0 है। और 0 से किसी भी संख्या में अगर डिवाइड करते हो तो के की वैल्यू क्या आ जाती है? इनफाइनाइट। तो इसके कई सारे पैटर्न हैं। अभी आप इस बेस पे भी आप कंपेयर करके आप बता सकते हो कि कौन सी वैल्यू आपकी इसकी 0 आ जाएगी और यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि धातुओं का एक चीज ये याद रखिएगा, धातु का परावैद्युतांक इनफाइनाइट तो होता ही है, एक और ये रिलेशन होता है कि 1 इज लेस देन, किससे होता है? तो के से। अब के इज ग्रेटर देन, यहाँ पे के इज लेस देन होता है आपका इनफाइनाइट से। ये बस याद रखिएगा। इसी से आपके जितने भी परावैद्युतांक होंगे आप इसी के रेशियो में, मिनिमम आपका 1 होता है और मैक्सिमम आपका इनफाइनाइट होता है, इसी के बीच में आपका परावैद्युतांक की वैल्यू आती है। तो हमारे लिए चांदी, चांदी एक प्रकार की धातु है, तो धातु के लिए क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ओके, अब सेकंड हम क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया कि यदि x1 तथा x2 क्रमशः वोल्ट मीटर तथा मिली वोल्ट मीटर के प्रतिरोध हो, तो अगर देखिए मिली वोल्ट के प्रतिरोध हैं तो यहाँ पे क्या है कि x1 और x2 ये दोनों प्रतिरोध है, एक वोल्ट मीटर का है, एक मिली वोल्ट मीटर का है। तो अगर देखते हैं कि इसमें किसका प्रतिरोध ज्यादा है, कम है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक डिवाइस बना लें। जैसे मान लीजिए कि ये वोल्ट मीटर है, ये आपका वोल्ट मीटर है, इसको हम एक डिवाइस से ऐड कर दिए हैं। अब देखिए जब इसको ऐड करोगे और एक आपका एक छोटा सा ये हम ले लेते हैं, ये आपका मिली वोल्ट मीटर है, मिली वोल्ट मीटर है। और जब बेटा मिली वोल्ट मीटर ले लेते हैं तो मिली वोल्ट मीटर को भी एक डिवाइस से ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे हम ये चीज देखते हैं कि अगर इसमें सेम मिनिमम वोल्टेज अगर हम सप्लाई देते हैं, मिनिमम वोल्टेज का सप्लाई देते हैं, तो आपको देखने से क्या मिलेगा कि यहाँ पे करंट यहाँ पे फ्लो होगी आई, यहाँ पे वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन जो होगा, विक्षेप जो होगा वो बहुत कम होता है। लेकिन मिली वोल्ट में अगर आप देखते हो, मिली वोल्ट में विक्षेप आपका जो डिफ्लेक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जिसमें विक्षेप कम हो रहा है उसका मतलब क्या है कि इसका प्रतिरोध आपका ज्यादा है। प्रतिरोध ज्यादा है तो विक्षेप कम, यानी करंट की वैल्यू क्या पहुंच रही है? कम पहुंच रही है। और यहाँ पे विक्षेप आपका ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि करंट आपकी मैक्सिमम जा रही है, इसलिए विक्षेप ज्यादा हो रहा है। और मैक्सिमम करंट जाने का मतलब है कि यहाँ पे प्रतिरोध जो होता है वहां पे क्या है? कम है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए x1 किसका है? वोल्ट मीटर का है, और x2 किसका है? मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कि x1 इज लेस देन x2,
या x1 इज ग्रेटर देन x2, यानी x1 क्या है आपका प्रतिरोध वोल्ट मीटर का है जो मैक्सिमम है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं कि पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान समान। देखिए अपवर्तक कोण जो होता है, अपवर्तक कोण जो होता है बेटा, अपवर्तक कोण को हम ए से इंडिकेट करते हैं, और जो विचलन कोण होता है, विचलन कोण होता है उसको बेटा हम डेल एम से इंडिकेट करते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों आपके इक्वल है, और जब क्वेश्चन में दोनों आपके इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू डेल एम, ए इक्वल टू डेल एम, दोनों इक्वल हैं। और पतले प्रिज्म के लिए यूज करना है, तो बेटा जब पतला प्रिज्म होता है तो म्यू इक्वल टू हम क्या वैल्यू लिखते हैं, देखिए पहला हमारा म्यू इक्वल टू फार्मूला होता है साइन ए प्लस डेल एम अपॉन टू अपॉन साइन ए बाई टू होता है। लेकिन यह प्रिज्म कैसा है, ये प्रिज्म पतला है, हमारा पतला प्रिज्म दिया गया है तो हम इसकी वैल्यू को हटा लेंगे, यानी म्यू इक्वल टू क्या होगा, साइन आपका निगलेक्ट होता है पतले प्रिज्म के लिए, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा ए प्लस डेल एम अपॉन टू अपॉन में साइन ए बाई टू, सॉरी ए बाई टू। अब ए बाई टू होगा तो टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता है ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ए म्यू, और यहाँ पे ए प्लस डेल एम हो गया। अब हम ये देखते हैं कि ए और डेल एम दोनों इक्वल हैं, तो डेल एम की जगह पे हम ए पुट कर लेते हैं वैल्यू, तो ए पुट कर लोगे तो ए म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ए, और ए म्यू इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2a, तो ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा 2, यानी हमारा विचलन कोण का मान है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा ये पूछा गया, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन या फर्स्ट का फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि समीकरण 4 1H1 2He4 और यहाँ पे +1 बीटा 0 है, इसको हम लोग बीटा कण बोलते हैं। ठीक है, बीटा कण यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, और क्यू इसका मतलब है कि ये उष्मा है, या कह सकते हो या ऊर्जा कह सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि 1H1 क्या है, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है जिसे हम लोग कहते हैं बेटा प्रोटियम। अब प्रोटियम जो होता है 1H1 हाइड्रोजन का समस्थानिक, यहाँ पे 4 प्रोटियम यानी हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, हीलियम के नाभिक बना रहे हैं, यानी और हाइड्रोजन जो होता है वो हल्का नाभिक होता है इसका। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हल्के हल्के नाभिक मिलकर बड़ा नाभिक यानी भारी नाभिक बना रहे हैं। और जब बेटा ऐसी कंडीशन आती है कि जब हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं तो वह प्रक्रिया जो होती है उसे हम कहते हैं बेटा नाभिकीय संलयन। ओके, तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। और ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जहाँ पे आप देखोगे रिएक्शन में एक बड़ा नाभिक क्या होता है, टूटकर 2 हल्के हल्के नाभिकों में बढ़ गया, तो बड़ा नाभिक टूटकर 2 हल्के नाभिकों में बढ़ा, ये क्या होता है, ये आपका बेटा नाभिकीय विखंडन होता है। और नाभिकीय संलयन 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बना देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा, अंग निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं। देखिए नॉर्मली तौर पे आप लोग मूल कण जानते ही हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो आपका क्या होता है न्यूट्रॉन, ये तीनों मूल कण होते हैं। लेकिन इनके अलावा भी आपका पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, ये सब भी आपके मूल कणों में आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लीजिए, पॉजिट्रॉन भी आपका मूल कण है, इलेक्ट्रॉन भी आपका मूल कण है, न्यूट्रिनो भी आपका मूल कण है, यानी अल्फा कण जो है ये आपका मूल कण नहीं है। और अल्फा जो होता है मूल कण नहीं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं 2 प्रोटॉन होते हैं। ओके, नाभिक में इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C श्रेणी क्रम में जोड़े गए, यानी श्रेणी क्रम में है। ये हमारा LCR आपका क्या है, परिपथ है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति N तथा अनुनादी आवृत्ति NR है। किस स्थिति में धारा विभव से पश्चगामी होगी। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, धारा जो है विभव से पश्चगामी हो रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे L सर्किट है यानी L परिपथ है। L परिपथ में ही धारा क्या होती है, विभव से पश्चगामी होती है। और
या हम कह सकते हैं कि विभव जो होता है वह धारा से अग्रगामी होता है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीआर सर्किट बना लेते हैं। ये जैसे मान लीजिए कि आपका आर सर्किट दिया है, ये आर हो गया, ये आपका एल हो गया, और ये आपकी धारिता हो गई सी। और यह तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तीनों आपकी श्रेणी क्रम में है। यहाँ पे ये आर है, ये एल है, ये सी है। ओके, और ये आपका वोल्टेज। यहाँ पे मान लीजिए करंट आपकी यहाँ से शो कर रही है। अब यहाँ पे क्या है कि यदि हम इस सर्किट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, जब आपका क्या है, ये प्रतिरोध है, इसके लिए प्रतिरोध, हम सर्किट में प्रतिरोध के लिए क्या करते हैं, प्रतिबाधा यूज करते हैं, जेड। एल है तो इसके लिए आपका ये एल क्या है, प्रेरकत्व है, तो प्रेरकत्व के लिए हम प्रेरकी प्रतिघात यूज करते हैं। ओके, और सी जो है, सी आपका क्या है, धारिता है, और इसके लिए हम यूज करते हैं धारकीय प्रतिघात। देखिए जैसे आपका आर है, आर क्या होता है कि किसी सर्किट में अगर आर का मान क्या करता है, धारा के मान में अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे ही प्रेरक में अगर जो अवरोध उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है, प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल। और धारा के मार्ग में जो धारिता में क्या होता है कि धारा के मार्ग में अगर अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम कहते हैं प्रेरकीय धारकीय प्रतिघात, जिसको हम एक्सी से इंडिकेट करते हैं। तो हम ग्राफ के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ग्राफ लेते हैं फ्रीक्वेंसी, वैसे फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति आपको एन से इंडिकेट किया गया है, तो आप एन ले लीजिए, एन, और ये हो गया मान लीजिए कि जेड। अगर हम जेड और एन में आप क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। देखिए प्रतिरोध जो होता है वो आपका आवृत्ति पर डिपेंड नहीं करता है, इस पे निर्भर नहीं करता है। ये तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसमें ग्राफ देखते हैं तो ये ग्राफ आपका ऐसे ही पैरेलल इसके हो जाएगा, ये आपका आर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यदि आपका हमें बताना है अनुनादी आवृत्ति, और अनुनादी आवृत्ति में क्या होता है कि एक्सएल जो होता है वो बेटा एक्ससी के क्या होता है, इक्वल होता है। और चूंकि आपको ये भी पता है कि एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, तो ओमेगा एल होता है, और ओमेगा इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, 2 पाई एन, इनटू में क्या हो जाएगा एल। तो यहाँ से हमें देखने को क्या मिलता है कि एक्सएल जो है वो आपकी आवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, यानी अनुक्रमानुपाती है। और जब अनुक्रमानुपाती है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, ये आपका क्या है, एक्सएल है। और जब एक्सी की बात करते हैं तो एक्सी इक्वल टू क्या होता है, तो 1 अपॉन में बेटा होता है आपका ओमेगा सी, और ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, तो 1 अपॉन 2 पाई एन, और इनटू में क्या हो गया सी। तो यहां से देखते हैं कि एक्सी जो है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, आवृत्ति के। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो यहाँ पे क्या ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, इसका ग्राफ ऐसे ही डिक्रीज हो जाएगा, यानी ये घटते क्रम में बन जाएगा, घटेगा। और दोनों यहाँ पे एक्सएल और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एक्सी, ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा अनुनादी आवृत्ति, ये एन आई। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए हमें बताना है कि धारा जो है विभव से पश्चगामी हो। तो धारा विभव से बेटा पश्चगामी किसमें होती है, धारा विभव से पश्चगामी, पश्चगामी है। तो धारा विभव से बेटा पश्चगामी किसमें होती है, तो एल परिपथ में। आप एल परिपथ में देखेंगे कि एल परिपथ में धारा विभव से पश्चगामी कह सकते हो, या आप बेटा बोल सकते हो विभव धारा से अग्रगामी। तो यहाँ पे अगर एल की बात की जा रही है, प्रेरकत्व तो आपका क्या है, यहाँ पे एल परिपथ है, तो एल परिपथ में क्या है कि एक्सएल जो होगा ये मैक्सिमम होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सएल आपके क्या है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, तो यहाँ पे एक्सएल मैक्सिमम भी है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं इस रो से अगर बात करो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी इस स्थिति में एक्ससी क्या है, एक्सएल से ज्यादा। अगर यहाँ पे बात करते हैं, देखिए एक्सी आपका पूरा ये है और एक्सएल इतना है, तो यहाँ पे एक्सएल से एक्सी ज्यादा है। लेकिन अगर एक्सएल की बात अगर पूर्ण रूप से करते हैं एल परिपथ के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनआर, यानी ये क्या है आपकी अनुनादी आवृत्ति है,
और एक्सेल आपकी यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये टोटल वैल्यू यहाँ पे इतनी आ रही है। तो यहाँ पे क्या है आपका कि आवृत्ति जो है अनुनादी आवृत्ति से क्या है आपकी ज्यादा है। तो यहाँ पे हम ये चीज देख सकते हैं कि आवृत्ति जो हो गई आपकी अनुनादी आवृत्ति से ज्यादा हो गई, यानी हम कह सकते हैं कि n इज ग्रेटर देन एन आर। ओके, तो यहाँ पे अब देख लेते हैं ऑप्शन में हमारा क्या है। तो ऑप्शन आपका ये 4th नंबर सही है कि आवृत्ति जो है अनुनादी आवृत्ति से क्या है ज्यादा है। ओके, अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसमें बेटा हम अब लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई। ओके, वेरी शॉर्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो भी अगर आप लोग को डाउट हो बेटा, आप लोग कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। अब देखते हैं खंड ब। खंड ब जो है ये वेरी शॉर्ट है। खंड ब में दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका वो कहा जा रहा है इसमें कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई दो मुख्य विशेषताएं लिखिए। आपसे ये पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई दो मुख्य विशेषताएं। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की दो विशेषताएं यहाँ पे आप लिख सकते हो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब दो ही बेटा हमें लिखना है। तो देखिए सबसे पहली बात कि इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यह निर्वात में भी क्या कर सकते हैं, गमन कर सकती हैं, यानी निर्वात में भी चल सकती हैं। तरंगों की आवश्यकता नहीं होती है निर्वात में भी। यहाँ पे ये ऐड कर लीजिएगा, ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। और सेकेंड जो है, सेकेंड में आप ये कह सकते हो कि निर्वात में इनकी जो चाल होती है, निर्वात में इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ओके, प्रकाश की चाल के बराबर होता है इनकी चाल। यानी हम फार्मूला भी देख सकते हैं कि C = 1/√में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर इन दोनों की वैल्यूओं को बेटा हम पुट करते हैं तो C = जो हमारी वैल्यू आती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इसी के क्या आती है, इक्वल आती है। म्यू नॉट की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 4 पाई × 10⁻⁷ और आपका एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वैल्यू को पुट कर रहे थे। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 8.85 अगर रख के कैलकुलेशन करते हो तो बेटा कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आपको बेटा पता है 9 × 10⁹ होता है। हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू बेटा हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/4 पाई × 9 × 10⁹। ये वैल्यू आप पुट कर सकते हो और म्यू नॉट के साथ भी 4 पाई होता है, आसानी से ये कैंसिल हो जाता है। आसानी से हम वैल्यू को यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड का ख क्वेश्चन दिया गया है कि देहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है। तो देखिए देहली तरंगदैर्घ्य से क्या होता है, यहाँ पे आप डेफिनेशन हम बता दे रहे हैं, आप लिख सकते हैं
कि देहली तरंगदैर्घ्य दूसरे का ये ख है, देहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है। ओके, तो देहली, देखिए देहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य होता है। जैसे मान लीजिए आप इसको समझ सकते हैं आसानी से, ये जैसे मान लीजिए कि कोई धातु है, ओके, धातु पे सनलाइट आती है, यानी हम कह सकते हैं कि देहली तरंगदैर्घ्य वह तरंगदैर्घ्य है जो आपतित विकिरण की वह तरंगदैर्घ्य होती है जो क्या करती है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा दे। ओके, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। एक नंबर में आपको इसकी अच्छी डिफिनेशन लिख सकते हो कि देहली तरंगदैर्घ्य वह तरंगदैर्घ्य है जो क्या करती है, धातु की सतह से क्या कर दे, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा दे। उसी को हम क्या कहते हैं, देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ओके, इस चीज को आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम, ये हो गया। अब दूसरे का हम ग क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का ग क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो बेटा दूसरे का ग नंबर क्वेश्चन है, दूसरे का ग है n इजकल टू 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस, कांच के एक उत्तल लेंस को n इजकल टू 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी, डुबोने पर फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे दिया गया है कि आपका n इक्वल टू 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो कांच के लिए बेटा दिखाया गया है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, तो 3/2 दिया गया है। ओके, उत्तल लेंस को n इक्वल टू 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर, तो अपवर्तनांक वाले द्रव में बेटा जब डुबोते हैं, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वायु के सापेक्ष लिक्विड, द्रव को हम लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, ये भी बेटा आपका 3/2 दे दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फोकस दूरी कितनी होगी, प्रकृति कितनी होगी, प्रकृति कैसा होगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं लेंस मेकर का फॉर्मूला। लेंस मेकर के सूत्र से, तो बेटा लेंस मेकर का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू म्यू -1, और यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं 1/r1 माइनस 1 क्या होता है r2। अब यहाँ पे देखिए जो आपके लिए जिसके लिए दिया गया वो म्यू की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, तो यहाँ पे हम वायु में इसका फोकस दूरी ले लेंगे, एयर में फोकस दूरी कितनी है, तो 1/f इक्वल टू ये हो जाएगा a म्यू जी -1, और यहाँ पे बेटा हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। इक्वेशन इसे 1 कर लीजिए, और इसी प्रकार 1/fl इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा इसी फार्मूले से, तो यहाँ पे हम रख लेंगे a म्यू l -1। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि a म्यू l करेंगे, तो यहाँ पे हम
लेंस को क्या कर रहे हैं, द्रव में डुबो दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, LNG, यानी जल के सापेक्ष आप कांच का अपवर्तनांक यहाँ पे नोट करते हैं। ओके, तो 1 क्या हो जाएगा बेटा, R1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, R2, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने, ओके, समीकरण 1 में हम समीकरण नंबर 2 से बेटा भाग कर देते हैं तो क्या होता है, तो देखिए 1/FA अपॉन 1/FL इक्वल टू बेटा वैल्यू आ जाती है आपकी A म्यू G -1 और यहाँ पे हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा LNG -1 और ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, FL आपका ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा FL अपॉन FA इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा A म्यू G -1 अपॉन LNG -1। तो देखिए हमें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो पता है, लेकिन जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक नहीं पता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चूंकि L म्यू G इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे हम बेटा लिख सकते हैं ANG अपॉन ANL। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे n लेके चले हैं, फिर बीच में बेटा म्यू भी कर दिए। कुछ बुक्स में आपको n भी लिखा हुआ मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको म्यू भी लिखा हुआ मिलेगा। तो हम लोग एक ही पैटर्न पे चलते हैं, एक ही चीज को यहाँ पे तो म्यू की जगह n ही कर लेते हैं। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपका n दिया गया है, n से भी इंडिकेट करते हैं और म्यू से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, तो हम n ही यूज करते हैं, यहाँ पे n हर सब जगह कर लेंगे, जहां जहां म्यू हमने लिखा था वहां पे हम n कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ANG इक्वल टू ANL और LNG की वैल्यू बेटा हमने कितना निकाला, देखिए ANG की वैल्यू है 3/2 और ANL की भी वैल्यू है आपकी 3/2। तो दोनों वैल्यू को हम कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। अब 1 यहाँ पे अगर वैल्यू हम पुट कर लेते हैं तो FL अपॉन FA इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, ANG -1 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 1 -1, यानी ये वैल्यू बेटा जो होगी FL अपॉन FA इक्वल टू देखिए ANG -1 अपॉन में 1 से 1 माइनस करोगे तो क्या आ गया, 0, और 0 से किसी भी संख्या अगर वैल्यू में आप डिवाइड करते हो ये वैल्यू की क्या आती है, इनफाइनाइट आ जाती है। ओके, यानी अगर FA से इनफाइनाइट में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो FL की वैल्यू बेटा क्या आ गई, इनफाइनाइट आ गई। यानी यहाँ पे जो पूछा गया है कि द्रव में डुबो देने पर इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, तो बेटा इसकी फोकस दूरी क्या हो जा रही है, इनफाइनाइट हो जा रही है। और जब फोकस दूरी इनफाइनाइट हो गई तो अब आपसे प्रकृति पूछ रहा है, तो देखिए इनफाइनाइट फोकस दूरी किसकी होती है, तो समतल कांच की होती है। तो यहाँ पे इसकी प्रकृति में हम क्या लिख देंगे, प्रकृति इसकी क्या हो जाएगी, समतल कांच की तरह। यहाँ पे आप प्रकृति लिख दोगे तो प्रकृति इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हो, समतल कांच, यानी यह समतल कांच की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घ नंबर है, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। ओके, तो विभव प्रवणता क्या होती है बेटा, देखिए विभव प्रवणता आपने पढ़ा होगा, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ जो आपका विभव में भी परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं।
ओके, यहाँ पे हम चीज देख सकते हैं, डिफिनेशन हम लिख देते हैं। वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं बेटा? विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। अब इसमें विभव प्रवणता 1 नंबर में क्वेश्चन है, तो आपको हम और भी एक्सप्लेन इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसकी यूनिट लिख सकते हैं। 1 नंबर में आपको इतना लिखने के लिए बहुत है। विभव प्रवणता इजकल टू आपका क्या होता है फार्मूला? तो माइनस डेल वी अपॉन क्या हो जाता है? डेल एक्स। ये आपका जहाँ डेल वी क्या है तो बेटा विभव में परिवर्तन है, और डेल एक्स क्या है? यह दूरी में परिवर्तन, यानी दूरी के साथ अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही विभव में भी परिवर्तन हो, उसे हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। यहाँ पे इसकी अगर यूनिट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं विभव प्रवणता का मात्रक। तो बेटा विभव प्रवणता मात्रक देखिए, विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो यहाँ पे हम इसका मात्रक क्या लिख सकते हैं विभव प्रवणता का? वोल्ट प्रति मीटर। अगर आप डायमेंशन भी दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे डायमेंशन भी दिखा सकते हैं। डायरेक्ट आप वोल्ट का क्या कर सकते हैं? डायमेंशन लिख लीजिए, और मीटर का भी डायमेंशन लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको इसके हम मात्रक निकालना नहीं आता तो वोल्ट बेटा देखिए किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। अब विभवांतर V इक्वल टू क्या होता है? तो V इक्वल टू W अपॉन क्या होता है? Q होता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आपको इतना तो अब पता होगा कि W क्या है? वर्क है, कार्य इसे कहते हैं। ये कार्य है, और ये क्या है? आपका आवेश है। तो कार्य का मात्रक आपको पता है क्या होता है? तो न्यूटन मीटर होता है। और इसका अगर बीमा आपको पता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ml स्क्वायर टी की पावर -2। और आप देखिए आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक बेटा होता है कूलाम। लेकिन कूलाम को भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन टी होता है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू टी। I क्या है? एम्पियर, और ये T क्या है? सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं? कूलाम कहते हैं। और इसका मात्रक जो बीमा लिखते हैं तो चार्ज की बीमा क्या होती है? AT हो जाती है। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो V इक्वल टू क्या आ गया? ml स्क्वायर टी की पावर -3, और यहाँ पे बेटा A की पावर -1। ये आपका वोल्ट की क्या आ गई? बीमा आ गई। और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर टी की पावर -3 A की पावर -1, और अपॉन में क्या है बेटा? मीटर है, तो मीटर की बीमा क्या होती है? L होती है। तो L से ये एक L कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? ml टी की पावर -3 और A की पावर -1। तो यहाँ पे अगर आप देखिए बीमा आपको पहले से पता है, डायरेक्ट वैल्यू आप पुट करके यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में विभव प्रवणता के लिए इतना बहुत है। अब हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग नंबर दिया है क्वेश्चन आपका, अंग नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 7N14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। अब देखिए 7N यानी ये क्या? N का मतलब नाइट्रोजन है ये। अब यहाँ पे इसमें हमें नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करना है। ये बताना है कि इसके नाभिक पर कितने क्या है? आवेश है।
तो आपको बेटा पता है कि जो 7 ये दिया गया है ये क्या होता है, ये परमाणु क्रमांक होता है। ओके, ये हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक को जेड से इंडिकेट करते हैं। परमाणु क्रमांक इक्वल टू कितना दिया गया है, 7। ये ऊपर वाली जो संख्या है 14 दिया गया है, इसको हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें आवेश निकाला। तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो 7 हो गया। आपने ये चीज आप जानते हो कि परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। हम प्रोटॉन को पी से इंडिकेट कर दे रहे हैं, प्रोटॉनों की संख्या। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक तीनों इक्वल होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने के हो गए, 7। और आपको बेटा पता है चूंकि Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू E होता है। तो Q इक्वल टू N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो आपको पता है होगा 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, Q इक्वल टू 16 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 16 7 जा। अगर 16 की टेबल आपको आती है कि हाँ 16 7 जा, आपका जो वैल्यू होता है वो 112 होता है। नहीं आता है जिसे, वो 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर ले। 7 6 जा क्या होता है, 42, और 7 1 जा 7 और 4 क्या आ गया, 11। पॉइंट की 1 डिजिट कैंसिल हो जाएगी, यानी 11.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। पॉइंट की 1 डिजिट और आगे हम ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1.12 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे +1 होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 18। इतने क्या हो जाएंगे कूलम। यानी नाइट्रोजन नाभिक पर 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम क्या हो जाएंगे, आपके चार्ज हो जाएंगे, यानी आवेश हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, चार नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया है एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। अब देखिए, हमें क्या करना है कि एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को क्या करना है, परिभाषित करना है। तो पहले देखिए कि एक हेनरी क्या है। तो हेनरी बेटा आपके प्रेरकत्व की क्या होता है, मात्रक। प्रेरकत्व का भी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि चूंकि L इजकल टू, यहाँ पे स्वप्रेरकत्व कहा है। अब L इजकल टू क्या होता है फार्मूला, तो माइनस E अपॉन में क्या होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो DI अपॉन DT, या यहाँ पे डेल I अपॉन डेल T भी लिख सकते हो। यानी ये फार्मूला होता है, यदि हम क्या करते हैं कि DI अपॉन DT या डेल I अपॉन DT की वैल्यू को 1 कर दें, E की भी वैल्यू को 1 कर दें, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि E इक्वल टू 1 वोल्ट और DI अपॉन DT इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड हो, तो यहाँ पे L की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हेनरी हो जाएगी। हेनरी को हम H लिखते हैं। अब इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि यदि किसी कुंडली में, ठीक है, 1 हेनरी को हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित करना है हमें, तो यहाँ से हम डेफिनेशन लिख क्या सकते हैं कि किसी कुंडली में यदि 1 एम्पियर प्रति सेकेंड धारा में परिवर्तन हो, तो उसके द्वारा 1 वोल्ट का अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम कुंडली का क्या कहते हैं, एक हेनरी स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। आपको अब इस चीज की डेफिनेशन में नहीं लिखना होगा। ओके, इस चीज को देखिए।